Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav. Dear students, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पता लगाया कि एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स नहीं होता है, जैसे कि डाल्टन ने बताया था, तो वो बात गलत प्रूफ हो गई। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम्स नहीं होता है और एटम को हम विभाजित कर सकते हैं। एटम कैन बी डिवाइडेड। एटम के अंदर और छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आदि होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यह तीनों पार्टिकल्स एटम में किस तरह से अरेंज रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे एटॉमिक मॉडल दिए गए, जिनमें सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो है जे थॉमसन का मॉडल। इस वीडियो में हम जे थॉमसन मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, जे थॉमसन का मॉडल जो है वो सबसे पहला दिया गया सफल मॉडल है। उसके बाद अनेक मॉडल आए और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो है हमें और नई नई बातें जो है वो पता चलती चली गई। डियर स्टूडेंट्स, साथ ही हम इस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसको काउंट करना और उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करना वो काफी जटिल हो जाता है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम मोल्स का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में जो मोल होते हैं वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, अब हम समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जो मोल होते हैं इनको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह देते हैं कई बार, या सिंपली मोल भी कह देते हैं। तो ये जो मोल होते हैं ये एक तरह से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीका होता है। जैसे हम 12 किलो को 1 दर्जन कह देते हैं, तो यदि किन्हीं पार्टिकल्स की संख्या 6.023 इंटू 10 पावर 23 है तो उन पार्टिकल्स को हम 1 मोल कह देंगे। अब ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि इनकी संख्या 6.023 इंटू 10 पावर 23 है तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगी। सपोज 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 मोल है, 1 मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यदि आपसे कहा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम कहेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होगी। अब किसी भी सब्सटेंस के मास और उसके मोलर मास में और मोल में क्या संबंध होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है उसके मोल से कैसे रिलेटेड रहता है वो हम पढ़ेंगे इस फार्मूले से। देखिए, यदि किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो उसके मोल कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब ये मोलर मास क्या है? देखिए, जो मॉलिक्यूलर मास होता है यदि उसे ग्राम में ले लिया जाए तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है और उसी को हम मोलर मास कहते हैं। यदि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लिया जाए तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, और उसी का एक दूसरा नाम मोलर मास भी होता है। तो यदि किसी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो मोल कैलकुलेट होकर आ जाते हैं। अब देखिए, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोल जो होता है वो यूनिटलेस है। ये तो जस्ट एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। देखिए, जो संख्या होती है 6.023 इंटू 10 पावर 23, इसको हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एवोगैड्रो संख्या भी कहलाती है। अब देखिए, एक ऑब्जर्वेशन और है एवोगैड्रोज लॉ के अकॉर्डिंग कि यदि कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उस गैसियस सब्सटेंस के
STP या NTP पर जो 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम को हम 1 मोल कह देते हैं, या हम कहें कि एट STP और NTP 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम, या फिर इसमें अगर मिलीलीटर में लिखना चाहे तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम। अभी STP क्या होता है और NTP क्या होता है? STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। एक ही बात है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर के बराबर है, केल्विन में लिखेंगे तो 298 केल्विन, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो वो जो कंडीशंस होती हैं वो कहलाती हैं STP या NTP, और इन कंडीशंस में किसी भी गैस के 22.4 लीटर वॉल्यूम को हम 1 मोल कहेंगे, और मिलीलीटर में बात करें तो 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम को हम 1 मोल कहेंगे। अब देखिए, एक बार मैं इस फार्मूले का यूज करना मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये फार्मूला हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से यूज कर चुके हैं। अब मान के चलिए जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें आपसे ये कहा गया है कि फाउंड द नंबर ऑफ मोल्स और मोल इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का इन्होंने अमाउंट दे दिया 200 ग्राम। अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो देखिए कैल्शियम के 40, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16, और इन सबको यदि हम जोड़ दें, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मासेस को जोड़ें तो हमारा आ जाएगा 100। देखिए, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन के 12 और एक ऑक्सीजन के 16। 16 की हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 48। और अगर हम 40 प्लस 12 प्लस 48 को जोड़ें तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होगा वो होगा 100 ग्राम। मास दिया है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, तो मोल आ जाएंगे हमारे 2। अब कुछ अच्छे लेवल के थोड़े से ऊंचे क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी से। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन है इसमें ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। कितने इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट है वो 1 ग्राम होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का शुरुआती क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन है। तो देखिए मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.01 इंटू 10 पावर -31, या बुकों में 9.1 भी लिखा रहता है ये, तो इसको हम यहाँ पे 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम, या इसको उल्टे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 9.1 इंटू 10 पावर 31 किलोग्राम जो मास है वो है 1 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर इसको ग्राम में कर दे तो यहां पर देखिए 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पावर आ जाएगी यहाँ पे -28। तो हम कह सकते हैं कि 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम जो वेट है वो है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन का वेट होगा 1.1 अपॉन 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम। इतने इलेक्ट्रॉन्स का 1 ग्राम जो वेट होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन का वेट होगा 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 पावर -28, और इसको यदि डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1.098 इंटू 10 पावर 27 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो 1 ग्राम वेट है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स का है, और यही इसमें पूछा है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना मास होता है और कितना उसका चार्ज होता है। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.023 इंटू 10 पावर 23, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए यहाँ पे 22 भी से भी आंसर जो आता है वो भी सही माना जाता है। वैसे जो नई बुक्स हैं उनमें यहाँ पर 22 ही है। फिलहाल बुक्स में यहाँ पे दोनों बातें चलती हैं, 23 भी और 22 भी। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और देखेंगे कि कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने मास होगा और उसका कितना, उस पर कितना चार्ज होगा। देखिए सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 मोल पर कितना होगा, इन 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये देखिए कितनी है ये वैल्यू, 9.6368 इंटू 10 पावर 4 कूलम। और इसको पावर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी जाएगी आपकी 96368 कूलम। इसी तरह से अब मास की बात करें यदि, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो कहने का मतलब है हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के मास को इतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और ये जो हमारा मास आता है ये होता है 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 7 किलोग्राम। कहने का मतलब है कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास जो कैलकुलेट होकर आया वो आया 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 7। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन के 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 मोल मीथेन में मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो देखिए यदि मीथेन के 1 मोल प्रेजेंट हैं तो उसमें उसके जो है 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। अब मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। देखिए मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CH4, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 10। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10 पावर 23 में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 6.023 इंटू 10 पावर 24। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें ये बात पता चल चुकी है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता, उसके अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हमें एटम की स्ट्रक्चर को समझाने वाले मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मॉडल दिया था वो दिया था J.J. थॉमसन ने। सबसे सफल और सबसे पहला और सफल
जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने। देखिए जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो स्फेरिकल बॉल की तरह होता है, और इस स्फेरिकल बॉल में उसका पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिखरा रहता है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं इस स्फीयर में ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज, या फिर किसी केक में किशमिश के दाने, या फिर बेर के दाने। इसलिए इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी हम इसको कहते हैं। देखिए, साथ ही उस जे थॉमसन ने भी बताया कि स्फेरिकल बॉल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इसकी पूरे एटम की जो रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। देखिए, जे थॉमसन की बताई गई ये बात कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है और न्यूट्रल होता है, मतलब उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात अब तक बिल्कुल सही चलती भी आ रही है, लेकिन जे थॉमसन का ये कॉन्सेप्ट कि जो एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर पर बिखरा रहता है और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ये बात रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा गलत प्रूफ हो जाती है। रदरफोर्ड ने इस बात को गलत प्रूफ कर दिया। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मतलब है कि जे थॉमसन एटम के स्फेरिकल होने और न्यूट्रल होने को तो सही बता पाए, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन को, इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये बात जो है गलत प्रूफ हो गई कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्फीयर पर सारे में बिखरा रहता है, और नेगेटिव चार्ज जो है उसमें बीच बीच में ऐसे धसा रहता है जैसे तरबूज के अंदर बीज। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। हियर वी स्टार्ट।